एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 6 का पाठ 2 हिंदी वसंत। पाठ है बचपन। ये कहानी है कृष्णा सोबती जी की। इस कहानी में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बात कही है। आइए पहले हम कृष्णा सोबती का जीवन परिचय जान लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर रहने लगी और यहीं से इन्होंने अपनी साहित्य सेवा की शुरुआत की। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके कई उपन्यास प्रसिद्ध हैं, जैसे कि डार से बिछुड़ी, हे लड़की, यारों के यार, तीन पहाड़ आदि। 25 जनवरी 2019 को इनका देहांत हो गया। तो आइए जानते हैं कृष्णा सोबती की कहानी। इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ, तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बुआ भी और तुम्हारी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी मतलब बड़ी बहन को ही जीजी कहते हैं। लेखिका अपने आप को कुछ बहुत ही बड़ा महसूस करने लगी है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करती हूँ। सियाना उसे कहते हैं जो परिवार में उम्र में सबसे बड़ा हो। शायद इसलिए कहते हैं कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी मतलब 100 वर्षों के अवधि, 100 वर्ष पहले। वो कहती हैं कि मेरे ओढ़ने पहनने में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ और अब मैं उन कपड़ों का चाव मेरा ख़त्म हो गया है, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। अब कुछ ऐसा मन करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे रंग के नहीं, हल्के रंग के कपड़े पहनो। वो कहती हैं कि अब मेरा मन डार्क कलर के कपड़े नहीं, हल्के रंग के कपड़े, लाइट रंग के कपड़े पहनने को मन करता है। पिछले वर्षों मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी। पिछले 10 को मतलब 10 वर्ष पहले, जैसे कि फ़्रॉक, निक्कर वॉकर उसे कहते हैं जो घुटने तक का पजामा होता था, स्कर्ट, लहंगे और गरारे। और अब मैं पहनती हूँ चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ़्रॉकें तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ़्रॉक था, जिसके नीचे हल्के गुलाबी रंग की फ्रील होती थी। फ्रील झालर को बोलते थे। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ़्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। फर टकी उसको बोलते हैं, सिले हुए को अलग से कपड़ा लगाकर उसको सील देते थे, तो उसको हम टंकी बोलते थे। दो टूनिक भी याद है। दो ट्यूनिक का मतलब है ड्रेस। एक ड्रेस उसके पास चॉकलेट रंग और एक प्याजी कलर की थी। उसने बताया है एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी उसकी प्याजी थी। कोटी का मतलब होता है अंदर का भाग। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। उसके पास 2 ड्रेस थी जिसका कलर था सफ़ेद और ग्रे। आगे वो बताती हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। स्टॉकिंग भी मोजे को ही बोलते हैं। वो कहती हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दे सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम सभी बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगा देते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। वो कहती हैं कि जब हम अपने जूतों को कपड़े या ब्रश से धोते या चमकाते तो वो बहुत ही चमकने और उभरने लगते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज हो जाता था। वो कहती हैं कि पहले से अब आरामदेह जूते आते हैं, जिसके कारण हमारे पैर में कोई घाव नहीं होता।
छालों का इलाज मतलब जब हम नए जूते डालते तो हमारे पाँव में घाव हो जाते थे। जब कभी हम लंबी सैर पर निकलते तो हम अपने पास रुई रखते थे। रुई क्यों रखते थे? क्योंकि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। जूता लगा का मतलब हुआ कि नए जूते पहनने से कष्ट होते थे, छिल जाते थे पैर। हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की बातें बताती हैं कि हर शनिवार हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ओलिव ऑयल जैतून के तेल को कहते हैं और कैस्टर ऑयल अरंडी के तेल को कहते हैं। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही इसकी नाक में गंध आने लगती। गंध मतलब स्मेल। पीने का मन नहीं करता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब जी मचलाने लगता, उल्टी जैसा मन होने लगता। मुझे लगता है कि अगर हम यह दवा ना पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। दिलचस्पियाँ, पसंद, बच्चों की पहले की पसंद और अब की पसंद चेंज हो चुकी है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसे में बदल गई है, पैटीज़ में बदल गई है और सहतूत और फालसे का खसखस जो शरबत और कोक पेप्सी में बदल चुका है। कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के खाने की चीज़ों के बारे में बता रही हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमिनेटेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स, डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली थी। वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट के नाम थे जहाँ पर चॉकलेट मिलती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि हमें मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से उतरते उतरते मॉल पर पहुंच जाते थे हम ब्राउन ब्रेड लेने। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी जो मन को अच्छा लगता हो। वो बताती है कि हमारी भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी, हमें ब्रेड लाने थे, चॉकलेट लेते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट होती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर रात को सोते टाइम बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के कोफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। कसमल कहती है मतलब कि कसम से सोचकर ही मुंह में पानी भर जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छील के उतार कर मुँह में खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन, ये भी बचपन की चीज़ें थी। चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अब भी नज़र आती हैं। वो कहती हैं कि जब हम हमारे बचपन में थे तो हम तब भी खाते थे और अब भी खाते हैं। पुराने कागज़ों से बनाई गई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल था। नीरा मतलब बहुत अच्छा, नीचे से तिरछी और लपेटी हुई। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ये एक फ़िल्म थी, उसमें ये गाना था जो हर स्कूल के बच्चे को याद था और गाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूम तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी में मुंह डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। छुटपन मतलब छोटे से, हम शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता। हम ना जाने क्यों घोड़ों और कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब ही हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। उनकी तो क्या बात, हष्ट पुष्ट मतलब मजबूत और सुंदर होते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। पहाड़ों में जो मंदिर होते थे उनकी घंटियों की इतनी तेज़ आवाज़ होती थी कि जैसे खुद ही प्रभु गाना गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं या भजन सुना रहे हैं।
आगे बताती हैं लेखिका कि सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे मतलब कि धुंधलापन होने लगता, शाम होने लगती। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने थे। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सरोवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर दूर तक बनी सुरंगें। ये वह जो लेखिका है वह सीन बता रही हैं कि सामने एक ट्रेन होती थी, वहाँ पर एक पटरी थी और एक लाल टीन वाली छत का स्टेशन और सिग्नल देता हुआ खंबा। ठीक है। पिछली शताब्दी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी कभी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। बच्चे सोचते कि यह बहुत ही बड़ा पक्षी है, पंख फैलाकर जो उड़ रहा है। यह देखो वह गायब, और उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ थी कि हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। वह दुकान थी चश्मे की, जहाँ से मैंने पहली बार चश्मा लिया था। वहाँ आँखों के डॉक्टर भी अंग्रेज़ थे, जिन्होंने मेरी आँखें चेक की और मेरे को चश्मा लगाया। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। मेरे चेहरे पर चश्मा बड़ा ही अजीब लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और मुझे कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहराती, कुछ देर तक पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहिब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप ही इसके ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। दिन की रोशनी को छोड़कर मैं रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, जिसके कारण मुझे चश्मा लगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँखों पर चश्मा लगा सूझे दूर की, यह नहीं लड़की तो मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी और मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह भाई चाय पीकर चला गया तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार आईना देखा, कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी और देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर पहना। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। वो तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। ये कृष्णा सोबती जी हैं। जब कभी भी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में से मैं सर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, सहल सरल सुबीले वाली हिमाचली टोपियाँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच।